नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाठ 11 दुख। तो यहाँ पर जो कहानी दी गई है इसके लेखक कौन है? यशपाल जी। इनका जन्म हुआ था 1903 फिरोजपुर पंजाब में और इनकी मृत्यु हुई थी 1976 में। ठीक है, और इनका परिचय देख लेते हैं। तो यशपाल जी ने अपने जीवन की शुरुआत, अपने लेखन की शुरुआत, ठीक है, यशपाल जी ने अपने लेखन की शुरुआत कहानियों से की। बाद में प्रमुख विधा के रूप में उपन्यास लेखन को अपनाया। आपकी रचनाओं में समाज के शोषित, उत्पीड़ित तथा सामाजिक बदलाव के लिए संघर्षरत व्यक्तियों के प्रति गहरी आत्मीयता दिखाई देती है। आपकी रचनाएं धार्मिक आडंबर और समाज की झूठी नैतिकताओं पर करारी चोट करती हैं। प्रमुख कृतियां देख लेते हैं इनकी। तो पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, सच बोलने की भूल, ये सभी कहानी संग्रह हैं। दिव्या, झूठा सच, मनुष्य के रूप, देशद्रोही, ये सभी उपन्यास हैं। और चक्कर क्लब, ये क्या है? व्यंग्य संग्रह। अब पद्य संबंधी देख लेते हैं। तो प्रस्तुत कहानी में लेखक ने दूसरों के दुख के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हमदर्दी दिखाई है। आपका मानना है कि दूसरों के सुख में सुखी होना और उनके दुख में दुखी होना भी मानव धर्म है। छोटी बात को समस्या मानकर रोते रहना उचित नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो यहाँ पे लेखक जी क्या लिखते हैं कि जिसे मनुष्य अपना समझ भरोसा करता है, जब उसी से अपमान और तिरस्कार प्राप्त हो तो मन वितृष्णा से भर जाता है, एकदम मर जाने की इच्छा होने लगती है, उसे शब्दों में बता सकना संभव नहीं है। यहाँ पर लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि जिससे मनुष्य, मतलब जिसे इंसान अपना समझता है, उस पर भरोसा करता है, और जब वही उसका अपमान करता है तब जो मन है वो एकदम वितृष्णा से भर जाता है, मतलब ग्लानि में चला जाता है, एकदम से मर जाने की इच्छा होने लगती है, उसे शब्दों में बता सकना संभव नहीं है। मतलब ऐसी इच्छा होती है कि उसे शब्द में हम नहीं बता सकते। समझ में आया आपको? अब आगे देखिए कि दिलीप ने अपनी पत्नी हेमा को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। वह उसका बहुत आदर करता था, बहुत आंतरिकता से वह उसके प्रति अनुरक्त था। बहुत से लोग इसे अति कहेंगे, इस पर भी वह हेमा को संतुष्ट न कर सका। जब हेमा केवल दिलीप के मित्र के साथ सिनेमा देख आने के कारण रात भर रूठी रहकर सुबह उठते ही माँ के घर चली गई, तब दिलीप के मन में क्षोभ का अंत न रहा। देखिए क्या होता है कि यहाँ से कहानी की शुरुआत हो रही है। एक दिलीप नाम का आदमी है, उसकी पत्नी का नाम क्या है? हेमा। तो दिलीप ने अपनी पत्नी हेमा को पूर्ण स्वतंत्रता, मतलब पूरी आज़ादी दे रखी थी। वह उसका बहुत आदर करता था, बहुत उससे क्या करता था? प्रेम करता था। बहुत से लोग इसे क्या कहेंगे? अति कहेंगे, होती है ना। मतलब जब हम देखो, जैसे आपके जो मम्मी पापा हैं, ठीक है, तो आपकी हर इच्छा को पूरी करते जाएंगे, तो ये तो अति ही हो जाएगी ना। आप जो कुछ भी मांगो दे दे, तो ये क्या है? अति। अति समझ में आया? मतलब किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। तो बहुत से लोग इसे क्या कहेंगे? वो अपनी पत्नी को इतना मानता था कि बहुत से लोग इसे क्या कहेंगे? अति कहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी पत्नी हेमा को संतुष्ट नहीं कर सका। ठीक है, जब हेमा केवल दिलीप के मित्र के साथ सिनेमा देख आने के कारण रात भर रूठी रहकर सुबह उठते ही माँ के घर चली गई, तब दिलीप के मन में क्षोभ का अंत न रहा। मतलब जब अब हेमा क्यों नाराज हुई, क्यों रात भर वह रूठी रही? क्योंकि दिलीप के मित्र के साथ सिनेमा देख आने का मतलब दिलीप ने क्या किया था? अपने मित्र के साथ सिनेमा देख करके देर रात से घर पर आया था। ठीक है, इसके लिए जो हेमा थी वो रात भर रूठी रही और सुबह उठते ही अपने माँ के घर पे चली गई। तब दिलीप के मन में क्षोभ का अंत न रहा। मतलब उसको अंदर से बहुत तकलीफ हो रही थी कि मतलब उसको बहुत दुख हो रहा था कि हेमा उसको छोड़ करके चली गई है। इतना आप लोग को समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। सितंबर का अंतिम सप्ताह था। दिलीप बैठक की खिड़की और दरवाजों पर पर्दा डाले बैठा था। वितृष्णा और ग्लानि में समय स्वयं यातना बन जाता है। 1 मिनट गुजारना मुश्किल हो जाता है। उसी समय सीढ़ियों पर से छोटे भाई के धम धम कर उतरते चले आने का शब्द सुनाई दिया। देखिए क्या होता है? कौन सा सप्ताह था? सितंबर का अंतिम सप्ताह था, लास्ट। ठीक है, और दिलीप बैठक की खिड़की और दरवाजों पर पर्दा डाले बैठा था। बैठक मतलब क्या? जैसे घर में होता है ना एक बैठक, जहाँ पे सब लोग क्या करते हैं? बैठते हैं। सब लोग नहीं, मतलब कोई आता है तो वहाँ पे बैठता है,
और किसी को घर वाले को बैठना होता है तो वहाँ पे जा कर के बैठते हैं, ठीक है। तो दिलीप जो थे वो बैठक की खिड़की और दरवाजों पर पर्दा डाल करके बैठे थे। वितृष्णा और ग्लानि में समय स्वयं यातना बन जाता है। मतलब जब आपको अंदर से बहुत दुख हो तो आपको ऐसा लगता है कि समय बीत ही नहीं रहा, जैसे यातना। यातना मतलब क्या होता है? दुख। समय खुद क्या बन जाता है? दुख बन जाता है। 1 मिनट गुजारना मुश्किल हो जाता है। उसी समय सीढ़ियों पर से, तभी क्या हुआ कि सीढ़ियों पर से छोटे भाई के धम धम कर उतरते चले आने का शब्द सुनाई दिया। छोटे भाई ने पर्दे को हटाकर पूछा था। क्या पूछा था? कि भाई जी आपको कहीं जाना ना हो तो मैं मोटरसाइकिल ले जाऊं? छोटे भाई ने दिलीप से क्या पूछा? कि भाई जी अगर आपको कहीं पे नहीं जाना है तो क्या मैं मोटरसाइकिल ले जाऊं? तो इस विघ्न से शीघ्र छुटकारा पाने के लिए दिलीप ने हाथ के इशारे से उसे इजाजत दे आंखें बंद कर ली। मतलब ये जो विघ्न था एक, उसने क्या पूछा कि भाई जी अगर आपको कहीं ना जाना हो तो मैं मोटरसाइकिल ले जाऊं। मतलब दिलीप तो पहले से ही दुख में डूबा हुआ था, तो उसको कहाँ कहीं जाने की इच्छा होती, ठीक है। तो इस विघ्न से शीघ्र छुटकारा पाने के लिए दिलीप ने हाथ के इशारे से उसे इजाजत दे दी और फिर आंखें उसने बंद कर ली। दीवार पर टंगी घड़ी ने कमरे को गुंजाते हुए 6 बज जाने की सूचना दी। दिलीप ने सोचा क्या वह यूं ही कैद में पड़ा रहेगा? उठकर खिड़की का पर्दा हटाकर देखा, बारिश थम गई थी। अब उसे दूसरा भय हुआ कि कोई आ बैठेगा और अप्रिय चर्चा चला देगा। देखिए क्या होता है कि कितने बज चुके थे? अब 6 बज चुके थे। तो फिर दिलीप ने सोचा कि क्या वह यूं ही कैद में पड़ा रहेगा? मतलब कब तक वह दुख मनाएगा? फिर उठकर जब उसने खिड़की का पर्दा हटाया तो बाहर क्या देखता है? बारिश थम गई थी। अब उसे दूसरा भय हुआ। कौन सा भय हुआ? कि कोई आ बैठेगा और फिर अप्रिय चर्चा चला देगा। वह उठा, भाई की साइकिल ले गली के कीचड़ से बचता हुआ और उससे अधिक लोगों की निगाहों से छिपता हुआ वह मोरी दरवाजे से बाहर निकल मिंटो पार्क जा पहुंचा। उस लंबे चौड़े पार्क में पानी से भरी घास पर पछवा के तेज झोंकों में ठिठुरने के लिए उस समय भला कौन आता। देखिए क्या होता है कि जो दिलीप है वो उठता है और फिर भाई की साइकिल ले गली के कीचड़ से बचता हुआ, मतलब भाई की साइकिल उसने उठाई और जो गली का कीचड़ था उससे बचता हुआ, और उससे भी अधिक किससे बच रहा था? वह किससे छिप रहा था? जो लोगों की निगाहें थी, मतलब कोई उसे देख ना ले, उनसे छिपता हुआ वो मोरी दरवाजे से बाहर निकल कहाँ पहुँचा? मिंटो पार्क जा पहुँचा। अब वहाँ पर जो मिंटो पार्क था वहाँ पर एकदम शांति थी, कोई नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अभी अभी बारिश थमी थी, मतलब इसके पहले क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो कौन जाता वहाँ पर ठंड में ठिठुरने के लिए? सही है ना। तो उस टाइम पे वहाँ पे कोई भी नहीं था। उस एकांत में एक बेंच के सहारे साइकिल खड़ी कर वह बैठ गया। सिर से टोपी उतार कर बेंच पर रख दी। सिर में ठंडक लगने से मस्तिष्क की व्याकुलता कुछ कम हुई। क्या होता है कि उस एकांत में एक बेंच के सहारे साइकिल खड़ी कर वह बैठ गया। मतलब उसने क्या किया? एक बेंच के सहारे साइकिल खड़ी की और वह बैठ गया, ठीक है। और फिर सिर से टोपी उतारकर उसने बेंच पर रख दी। सिर में ठंडक लगने से क्या हुआ? जो उसका दिमाग था, जो पहले से व्याकुल था, उसकी व्याकुलता कुछ कम हुई। विचार आया यदि ठंड लग जाने से वह बीमार हो जाए, उसकी हालत खराब हो जाए तो वह चुपचाप शहीद की तरह अपने दुख को अकेला ही सहेगा। फिर उसके मन में विचार क्या आया कि यदि उसे ठंड लग जाए, वह बीमार हो जाए, उसकी हालत खराब हो जाए तो वह चुपचाप शहीद की तरह अपने दुख को अकेला ही सहेगा, किसी को अपने दुख का भाग लेने के लिए नहीं बुलाएगा, ठीक है। जो उस पर विश्वास नहीं कर सकता उसे क्या अधिकार है कि उसके दुख का भाग बटाने आए। फिर यहाँ पे जो दिलीप है वो क्या सोच रहा है कि जब मुझे ठंड लग जाएगी, मैं बीमार हो जाऊंगा, तो मैं अपने दुख को अकेला ही सहूँगा, किसी को भी अपने दुख में भाग लेने के लिए नहीं बुलाऊंगा। जो उस पर विश्वास नहीं कर सकता, मतलब दिलीप ऐसा सोच रहा है कि जो मुझ पर विश्वास नहीं कर सकता उसे क्या अधिकार है कि वह मेरे दुख को बटाने आए, ठीक है। एक दिन मृत्यु दबे पांव आएगी और उसके रोग के कारण हृदय की व्यथा और रोग को ले उसके सिर पर सांत्वना का हाथ फेर उसे शांत कर चली जाएगी। फिर यहाँ पे वो क्या सोच रहा है कि एक दिन मृत्यु आएगी दबे पांव, जैसे मृत्यु कैसे आती है? दबे पांव, किसी को पता भी नहीं चलता, ठीक है।
तो यहाँ पे दिलीप यही सोच रहा है कि एक दिन मृत्यु दबे पांव आएगी और उसके कारण, उसके रोग के कारण, ठीक है, हृदय की व्यथा और रोग को ले उसके सिर पर सांत्वना का हाथ फेर उसे शांत कर चली जाएगी। उस दिन जो लोग रोने बैठेंगे उनमें हेमा भी होगी। फिर यहाँ पे दिलीप क्या सोच रहा है कि उस दिन जो लोग रोने बैठेंगे उसमें कौन होगी? हेमा भी होगी। उस दिन उसे खोकर हेमा अपने नुकसान का अंदाजा कर अपने व्यवहार के लिए पछताएगी, और उस दिन हेमा पछताएगी कि मतलब उसने ऐसा व्यवहार मेरे साथ क्यों किया। यही बदला होगा दिलीप के चुपचाप दुख सहते जाने का। निश्चय कर उसने संतोष का एक दीर्घ निश्वास लिया, करवट बदली, ठंडी हवा खाने के लिए वह बैठ गया। ठीक है, स्वयं सहे अन्याय के प्रतिकार की एक ही संभावना देख उसका मन कुछ हल्का हो गया था। वह लौटने के लिए उठा। शरीर में शैथिल्य की मात्रा बाकी रहने के कारण साइकिल पर न चढ़ वह पैदल भाटी दरवाजे पहुंचा। मार्ग में शायद ही कोई व्यक्ति दिखाई दिया हो। सड़क किनारे स्तब्ध खड़े बिजली के लैंप निष्काम और निर्विकार भाव से अपना प्रकाश सड़क पर डाल रहे थे। सौर जगत के ये अद्भुत नमूने थे। प्रत्येक पतंगा एक ग्रह की भांति अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था। कोई छोटा कोई बड़ा दायरा बना रहा था। देखिए फिर यहाँ पर लेखक क्या लिख रहे हैं कि स्वयं सहे अन्याय के प्रतिकार की एक ही संभावना देख, मतलब उसके साथ जो अन्याय हुआ था, क्या अन्याय हुआ था? उसकी पत्नी हेमा उसे छोड़ करके चली गई थी। ठीक है, तो उसके प्रति जो अन्याय हुआ था उसका बदला लेने की बस एक ही संभावना उसको लग रही थी कि एक दिन मृत्यु दबे पांव आएगी, फिर क्या करेगी, मतलब मुझे लेकर के चली जाएगी, तो हेमा खुद ब खुद पछताएगी। ठीक है, तो उसे एक ही संभावना दिखाई दे रही थी। तब इसकी वजह से, मतलब इस संभावना जैसे उसको क्या संभावना दिख रही थी कि मृत्यु आएगी, उसे लेकर के चली जाएगी, हेमा पछताएगी। ठीक है, तो इसी संभावना को देख उसका मन क्या हुआ, कुछ हल्का हो गया था। ठीक है, वह लौटने के लिए उठा। शरीर में शैथिल्य की मात्रा बाकी रहने के कारण साइकिल पर न चढ़ सका, मतलब और शरीर में क्या था, शैथिल्य की मात्रा बाकी रही थी। शैथिल्य मतलब क्या होता है, जैसे शिथिल हो जाता है ना हमारा शरीर। ठीक है, तो इसकी वजह से वह साइकिल पर न चढ़ सका और वह पैदल भाटी दरवाजे पहुंचा। मार्ग में शायद ही कोई व्यक्ति दिखाई दिया हो, मतलब मार्ग में कोई भी व्यक्ति नहीं था। सड़क किनारे स्तब्ध खड़े बिजली के लैंप निष्काम और निर्विकार भाव से अपना प्रकाश सड़क पर डाल रहे थे। मतलब जो सड़क के किनारे बिजली के लैंप थे वो कैसे थे, निष्काम, मतलब उनके अंदर कोई काम नहीं था। निर्विकार मतलब देखो जैसे उनके अंदर कोई लालच नहीं था कि मैं यहाँ पे बिजली दे रहा हूँ तो मुझे इसके बदले में कुछ मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइट दे रहा हूँ तो मुझे कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। वो एकदम निष्काम भाव से अपना प्रकाश सड़क पर डाल रहे थे, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर रहे थे। समझ में आया आपको? सौर जगत के ये अद्भुत नमूने थे। प्रत्येक पतंगा एक ग्रह की भांति, मतलब जो कीट पतंग होते हैं ना, वो एक ग्रह के जैसे अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था। ठीक है, कोई छोटा कोई बड़ा दायरा बना रहा था। समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं। कोई दाएं को कोई बाएं को, कोई आगे को, कोई विपरीत गति में निरंतर चक्कर काटते चले जा रहे थे। कोई किसी से टकराता नहीं। वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में चमचमा रहे थे। क्या मतलब, देखिए यहाँ पर लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि कोई दाएं को कोई बाएं को, कोई आगे को, कोई विपरीत गति में निरंतर चक्कर काटते चले जा रहे थे। कोई किसी से टकराता नहीं और वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में चमचमा रहे थे। ठीक है, कुछ कदम आगे बढ़ने पर सड़क के किनारे नीम के वृक्षों की छाया में कोई श्वेत सी चीज दिखाई दी। कुछ और बढ़ने पर मालूम हुआ कोई छोटा सा लड़का सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक थाली सामने रख के कुछ बेच रहा है। क्या होता है कि जब दिलीप कुछ कदम आगे बढ़ा, ठीक है, तब उसने क्या देखा कि सड़क के किनारे नीम के वृक्षों की छाया में कोई सफेद सी चीज दिखाई दी उसको। तब कुछ और जब वह आगे बढ़ा तो उसे मालूम हुआ कि कोई छोटा सा लड़का सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक थाली सामने रख के कुछ बेच रहा है। ठीक है, बचपन में गली मोहल्ले के लड़कों के साथ उसने अक्सर खोमचे वाले
से सौदा खरीद कर खाया था। अब वह इन बातों को भूल चुका था, परंतु इस सर्दी में सुनसान सड़क पर जहां कोई आने जाने वाला नहीं, यह खोमचे वाला कैसे बैठा है। देखिए, फिर दिलीप को याद आता है कि बचपन में वह गली मोहल्ले के लड़कों के साथ खोमचे वाले से सौदा खरीद कर खाया करता था। खोमचे वाला मतलब क्या होता है, जैसे ठेले पर कुछ सामान बेचते हैं ना, वो। ठीक है, तो अब वो इन बातों को तो भूल चुका था, लेकिन इस सर्दी में सुनसान सड़क पर, मतलब वो क्या सोच रहा है कि इस सर्दी में, मतलब इतनी ठंड है और ये पूरा सड़क कैसा है, सुनसान है, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, जहाँ कोई आता जाता ही नहीं, यह खोमचे वाला यहाँ पर कैसे बैठा है। ठीक है, खोमचे वाले के छोटे शरीर और आयु ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने देखा रात में सौदा बेचने निकलने वाले सौदागर के पास मिट्टी के तेल के ढिबरी तक नहीं। समीप आकर उसने देखा वह लड़का सर्द हवाओं से सिकुड़कर बैठा था। दिलीप के समीप आने पर उसने आशा की एक निगाह उसकी ओर डाली और फिर आंखें झुका ली। देखिए, क्या होता है कि जो खोमचे वाला था उसका शरीर कैसा सा, छोटा था, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था। ठीक है, तो उस खोमचे वाले के छोटे शरीर और आयु ने भी उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने देखा कि रात में सौदा बेचने निकलने वाले सौदागर के पास मिट्टी के तेल के ढिबरी तक नहीं, मतलब उसके पास एक लाइट जलाने के लिए कुछ भी नहीं था। मिट्टी के तेल के ढिबरी मतलब क्या होता है, जैसे गांव में आपने देखा होगा क्या करते हैं लोग, उजाला करने के लिए मिट्टी का तेल डालते हैं, फिर उसमें ना लाइट जलाते हैं। ठीक है, माचिस से जलाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ढिबरी कहते हैं। ठीक है, तो उसके पास वो मिट्टी के तेल की ढिबरी भी नहीं थी। समीप आकर उसने देखा वह लड़का सर्द हवाओं में सिकुड़ करके बैठा था, मतलब उसे ठंडी लग रही थी तो वो सिकुड़ करके बैठा था। दिलीप के समीप आने पर उसने आशा की एक निगाह उसकी ओर डाली और फिर आंखें झुका ली। मतलब जब दिलीप उसके समीप आया तो उसने आशा से उसकी तरफ देखा कि मेरा ये जो सामान है कोई तो खरीद ले, ऐसा उसको लगा। इस आशा से उसने दिलीप को देखा और फिर अपनी आंखों को नीचे की तरफ झुका लिया। दिलीप ने और ध्यान से देखा। लड़के के मुख पर खोमचा बेचने वालों की सी चतुरता न थी, बल्कि उसकी जगह थी एक कातरता। देखिए, दिलीप ने और ध्यान से देखा। क्या देखता है कि जो लड़का था उसके मुख पर खोमचा बेचने वालों की सी चतुरता न थी, मतलब जैसे जो खोमचे वाले होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे चतुर होते हैं, तो वैसा वो उस लड़के में कुछ भी नहीं था। ठीक है, बल्कि उसकी जगह क्या थी, एक कातरता। उसकी थाली भी खोमचे का थाल न होकर घरेलू व्यवहार की एक मामूली मुरादाबादी थाली थी। और जो उसकी थाली थी ना, वो खोमचे वालों जैसी नहीं थी, जैसे खोमचे वालों की थाल होती है वैसी नहीं थी, वो एक मामूली सी मुरादाबादी थाली थी। ठीक है, तराजू भी न था और उसके पास तराजू भी न था। थाली में कागज के 8 टुकड़ों पर पकौड़ों की बराबर बराबर ढेरियां लगाकर रख दी गई थी। मतलब क्या हुआ था कि कागज के 8 टुकड़ों पर पकौड़ों की बराबर बराबर ढेरियां लगाकर रख दी गई थी। जैसे कागज का टुकड़ा, ये देखिए, ये हो गया कागज का टुकड़ा और इसके ऊपर लगा दी गई थी पकौड़ों की ढेरियां। ठीक है, ऐसे ही कितने कागज थे, 8 कागज थे। दिलीप ने सोचा इस ठंडी रात में हम ही 2 व्यक्ति बाहर हैं। वह उसके पास जाकर ठिठक गया। मनुष्य में कितना भेद होता है, परंतु मनुष्यत्व एक चीज है जो कभी कभी भेद की सब दीवारों को लांघ जाती है। दिलीप को समीप खड़े होते देख लड़के ने कहा, 1-1 पैसे में 1-1 ढेरी। देखिए, क्या हुआ कि दिलीप ने क्या सोचा कि इस ठंडी में हम ही 2 व्यक्ति बाहर हैं। वह उसके पास जाकर के ठिठक गया। मनुष्य में कितना भेद होता है, लेकिन मनुष्यत्व एक चीज है जो कभी कभी भेद की सब दीवारों को लांघ जाती है। तो यहाँ पे लेखक जी क्या लिख रहे हैं कि मनुष्य में कितना भेद होता है, बहुत भेद होता है, लेकिन मनुष्यत्व क्या है, एक चीज है जो कभी कभी क्या होता है कि सभी
दीवारों को, जो भेद की दीवारें हैं उनको लांघ जाती है। दिलीप को समीप खड़े होते देख लड़के ने क्या कहा कि एक एक पैसे में एक एक ढेरी, मतलब ये जो ढेरी लगी हुई है एक पैसे में एक ढेरी। एक क्षण चुप रह दिलीप ने पूछा, सबके कितने पैसे? बच्चे ने उंगली से ढेरियों को गिनकर जवाब दिया, 8 पैसे। दिलीप ने केवल बात बढ़ाने के लिए पूछा, बालक कुछ कम नहीं लेगा? सौदा बिक जाने की आशा से जो प्रफुल्लता बालक के चेहरे पर आ गई थी वह दिलीप के इस प्रश्न से उड़ गई। उसने उत्तर दिया, माँ बिगड़ेगी। क्या होता है कि दिलीप एक क्षण चुप रहा और फिर उसने पूछा कि सबके कितने पैसे? तो बच्चे ने क्या कहा, 8 पैसे। तो दिलीप ने बस बात बढ़ाने के लिए कहा कि कुछ कम नहीं लेगा। तो उस बच्चे को लगा था कि मेरा सौदा बिक जाएगा, उसको थोड़ी खुशी हुई थी, लेकिन जब दिलीप ने ऐसा बोला कि कुछ कम नहीं लेगा तो फिर जो उसको जो आनंद हुआ था, उसको जो खुशी हुई थी वह थोड़ी कम हो गई और फिर उसने क्या कहा कि माँ बिगड़ेगी। इस उत्तर से दिलीप द्रवित हो गया और बोला, क्या पैसा माँ को देगा? बच्चे ने हामी भरी। मतलब इस उत्तर के बाद दिलीप क्या हो गया, द्रवित हो गया, मतलब उसका हृदय पिघल गया और वह बोला कि क्या पैसा माँ को देगा? बच्चे ने हामी भरी। बच्चे ने क्या कहा, हाँ। दिलीप ने कहा, अच्छा सब दे दो। फिर दिलीप ने क्या कहा कि हाँ सब दे दो। लड़के की व्यस्तता देख दिलीप ने अपना रुमाल निकाल कर दे दिया और पकौड़े उसमें बंधवा दिए। और फिर दिलीप ने क्या किया, अपना रुमाल निकाल करके दे दिया और फिर पकौड़े जो थे उसमें बंधवा दिए। ठीक है। 8 पैसे का खोमचा बेचने जो इस सर्दी में निकला है उसके घर की क्या अवस्था होगी, यह सोचकर दिलीप सिहर उठा। उसने जेब से 1 रुपया निकालकर लड़के की थाली में डाल दिया। रुपए की खनखनाहट से सुनसान रात गूंज उठी। रुपए को देख लड़के ने कहा, मेरे पास तो छुट्टे पैसे नहीं हैं। देखिए क्या होता है, दिलीप क्या सोच रहा था कि 8 पैसे का खोमचा बेचने जो इस सर्दी में निकला है उसके घर की क्या अवस्था होगी। ठीक है। और ऐसा सोच करके जो दिलीप था वह सिहर उठा। उसने जेब से 1 रुपया निकालकर लड़के की थाली में डाल दिया। रुपए की खनखनाहट की वजह से जो सुनसान रात थी वह गूंज उठी। रुपए को देख लड़के ने कहा, क्या कहा कि मेरे पास तो छुट्टे पैसे नहीं हैं। दिलीप ने पूछा। फिर दिलीप पूछता है, तुम्हारा घर कहाँ है? पास की गली में, लड़के ने जवाब दिया। लड़के ने क्या कहा कि पास की गली में। दिलीप के मन में उसका घर देखने का कौतूहल जाग उठा। और फिर दिलीप के मन में उसका घर देखने का कौतूहल जाग उठा, मतलब उसको लगा कि मुझे इसका घर देखना चाहिए। बोला, चलो मुझे भी उधर से ही जाना है, रास्ते में तुम्हारे घर से पैसे ले लूँगा। दिलीप ने क्या कहा कि मुझे भी उधर ही जाना है, चलो मैं रास्ते में तुम्हारे घर से पैसे ले लूँगा। बच्चे ने घबराकर कहा, पैसे तो घर में भी न होंगे। दिलीप सुनकर सिहर उठा, परंतु उत्तर दिया, होंगे, तुम चलो। क्या कहा बच्चे ने कि घर में तो पैसे नहीं होंगे। तो दिलीप क्या कहता है कि होंगे, तुम चलो। लड़का खाली थाली को छाती से चिपटाकर आगे आगे चला और उसके पीछे साइकिल को थामे दिलीप। मतलब लड़का जो थाली उसकी खाली हो चुकी थी उसको छाती से चिपका करके आगे आगे चला और उसके पीछे साइकिल को थामे दिलीप चले। ठीक है। दिलीप ने पूछा, क्या पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो लड़के ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया कि पिताजी मर गए हैं। दिलीप चुप हो गया। कुछ और दूर जाओ उसने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती हैं? तो लड़के ने उत्तर दिया, क्या कहा, माँ एक बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती हैं। अब बाबू ने हटा दिया। तब दिलीप ने पूछा कि क्यों हटा दिया बाबू ने? तब लड़के ने जवाब दिया, क्या बोला कि माँ 2.5 रुपया महीना लेती थी। मेरी माँ कितना रुपया महीना लेती थी? 2.5 रुपया। जगतू की माँ ने बाबू से कहा कि वह 2 रुपये में सब काम कर देगी, इसलिए बाबू की घरवाली ने माँ को हटाकर जगतू की माँ को रख लिया। देखिए यहाँ पे लड़का क्या कह रहा है कि मेरी माँ 2.5 रुपया लेती थी, तो जगतू की माँ ने क्या कहा कि वह 2 रुपये में सब काम कर देगी।
तो इसलिए जो बाबू की घरवाली है, मतलब जो उनकी पत्नी है, उन्होंने माँ को हटाकर जगतू की माँ को रख लिया। दिलीप फिर चुप हो गया। लड़का नंगे पैर गली के कीचड़ में छप छप करता चला जा रहा था। दिलीप को कीचड़ से बचकर चलने में असुविधा हो रही थी। लड़के की चाल की गति को कम करने के लिए दिलीप ने फिर प्रश्न किया, तुम्हें जाड़ा नहीं मालूम होता? देखिए क्या होता है कि दिलीप फिर से चुप हो जाता है और लड़का जो था वह नंगे पैर था, गली के कीचड़ में छप छप करता हुआ चल रहा था। तो जो दिलीप था वह कीचड़ से बचकर चल नहीं पा रहा था, मतलब उसको असुविधा हो रही थी क्योंकि बच्चा आगे आगे जा रहा था छप छप करते हुए, ठीक है, तो उसको असुविधा हो रही थी। तो लड़के की चाल की जो गति थी उसको कम करने के लिए दिलीप ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? तुम्हें जाड़ा मालूम नहीं होता, मतलब तुम्हें ठंडी नहीं लगती? तो लड़के ने शरीर को गर्म करने के लिए चाल और तेज करते हुए उत्तर दिया। मतलब लड़के ने शरीर को गर्म करने के लिए चाल, जो उसकी गति थी, उसको और तेज करते हुए उत्तर दिया, नहीं। गली के मुख पर कमेटी की बिजली का लैंप जल रहा था। ऊपर की मंजिल की खिड़कियों से भी गली में कुछ प्रकाश पड़ रहा था, ठीक है, उससे गली का कीचड़ चमक कर किसी तरह मार्ग दिखाई दे रहा था। सकरी गली में एक बड़ी खिड़की के आकार का दरवाजा खुला था। उसका धुंधला लाल सा प्रकाश सामने पुरानी ईंटों की दीवार पर पड़ रहा था। इसी दरवाजे में लड़का चला गया। देखिए क्या होता है, अभी लड़के का घर आ जाता है। तो लड़के का घर कहाँ पर था? सकरी गली, मतलब बहुत ही पतली गली थी, ठीक है। गली में एक बड़ी खिड़की के आकार का, जैसे बड़ी खिड़की होती है ना, उसी के आकार का दरवाजा खुला हुआ था और उसका धुंधला लाल सा जो प्रकाश था वह सामने पुरानी ईंटों की दीवार पर पड़ रहा था, ठीक है। और इसी दरवाजे में जो वो लड़का था वो चला गया। दिलीप ने झांक कर देखा। क्या देखा? कि मुश्किल से आदमी के कद की ऊंचाई की कोठरी में, जैसे प्रायः शहरों में ईंधन रखने के लिए बनी रहती है, धुआं उगलती मिट्टी के तेल की एक डिबरी अपना धुंधला लाल प्रकाश फैला रही थी। एक छोटी चारपाई, जैसे कि श्राद्ध में दान दी जाती है, काली दीवार के सहारे खड़ी थी। उसके पाए से एक दो मैले कपड़े लटक रहे थे। एक शीढ़काय आधी उम्र की स्त्री मैली सी धोती से शरीर लपेटे बैठी थी। देखिए क्या होता है, जब दिलीप ने झांक करके उस घर में देखा तो क्या देखता है कि एक कोठरी थी। वो कैसी थी? जैसे एक आदमी की ऊंचाई होती है ना, उसका कद की लंबाई जितनी होती है, वो कोठरी वैसे थी। और उस कोठरी में एक मिट्टी के तेल के डिब्बे अपना लाल प्रकाश फैला रही थी। एक छोटी सी चारपाई थी जो काली, जो कैसे श्राद्ध में दी जाती है ना, वैसी चारपाई थी छोटी सी, जो काली दीवार के सहारे लटक रही थी। और उसके पाए में, मतलब जो चारपाई थी उसके पैरों में एक दो मैले कपड़े लटक रहे थे। फिर एक शीढ़काय आधी उम्र की स्त्री मैली सी धोती शरीर से लपेटे बैठी थी। मतलब एक शीढ़काय, शीढ़ मतलब क्या होता है? नष्ट होना, ठीक है। तो आधी उम्र की स्त्री मैली सी धोती शरीर से लपेटे बैठी हुई थी। बेटे को देखकर स्त्री ने पूछा। क्या पूछा? कि सौदा बिक गया बेटा? तो फिर लड़के ने उत्तर दिया। क्या कहता है? कि हाँ माँ, और रुपया माँ के हाथ में देकर के कहा कि बाकी पैसे किसको देने हैं? बाबूजी को देने हैं। तो फिर माँ ने आश्चर्य से पूछा, कौन बाबू बेटा? तो बच्चे ने उत्साह से कहा। क्या कहा? कि साइकिल वाले बाबू ने सब सौदा लिया है, उनके पास छुट्टे नहीं थे, बाबू गली में खड़े हैं। तो घबरा करके माँ बोली। क्या बोली? कि रुपए के पैसे कहाँ से मिलेंगे बेटा? सिर के कपड़े संभाल दिलीप को सुनाने के अभिप्राय से माँ ने कहा, बेटा रुपया बाबूजी को लौटाकर घर का पता पूछ ले, पैसे कल ले आना। मतलब माँ ने क्या कहा, उसके बेटे की जो माँ थी वो क्या कहती है, घबरा करके उसने क्या बोला कि मतलब मानो वो दिलीप को सुना रही हो, ऐसे करके उसने बोला कि रुपए के पैसे कहाँ से मिलेंगे बेटा? एक काम कर, ये जा पैसे, ये जो रुपया है ये जा बाबूजी को दे आ, उनके घर का पता पूछ ले, कल जा करके पैसे ले आना। फिर लड़का रुपया ले दिलीप को लौटाने आया। दिलीप ने ऊंचे स्वर से, ताकि माँ सुन ले,
कहा रहने दो कोई परवाह नहीं फिर आ जाएगा। मतलब जब लड़का क्या करता है, माँ की बात मानता है और वो रुपया लौटाने के लिए दिलीप के पास जाता है, तभी दिलीप ने ऊंचे स्वर में मतलब तेज से कहा ताकि माँ सुन ले, कहा कि रहने दो कोई परवाह नहीं फिर आ जाएगा। सिर के कपड़े को आगे खींच स्त्री ने कहा नहीं जी आप रुपया लेते जाइए, बच्चा पैसा कल ले आएगा। मतलब फिर जो उसकी माँ थी उसने क्या कहा कि नहीं जी आप रुपया लेते जाइए, बच्चा जो है वो कल पैसे ले आएगा। दिलीप ने शर्माते हुए कहा, फिर दिलीप शर्माते हुए क्या कहते हैं, रहने दीजिए यह पैसे मेरी तरफ से बच्चे को मिठाई खाने के लिए रहने दीजिए। मतलब ये बच्चे मेरी तरफ, ये जो पैसे हैं ये मेरी तरफ से बच्चे को आप मिठाई खिला देना, ठीक है। स्त्री नहीं करती रह गई, दिलीप अंधेरे में पीछे सरक गया। मतलब वो कहती रह गई कि नहीं आप अपने पैसे लेकर के जाओ, लेकिन वो धीरे से अंधेरे में पीछे की तरफ सरक गया, ठीक है। स्त्री के मुरझाए कुम्हलाए पीले चेहरे पर कृतज्ञता और प्रसन्नता की झलक छा गई। रुपया अपनी धोती की खूंटे में बांध एक ईंट पर रखे पीतल के लोटे से पानी ले उसने हाथ धो लिए और एक मैले अंगोछे से लिपटी रोटी निकाल बेटे के हाथ धुला उसे खाने को दे दी। मतलब जो स्त्री का चेहरा पहले से मुरझाया और कुम्हलाया था वो कैसा हो गया, प्रसन्नता से भर गया, ठीक है। उसने क्या किया, जो रुपया था अपनी धोती की खूंट से बांध दी और एक ईंट पर रखे पीतल के लोटे से पानी निकाल करके हाथ धोया। फिर जो उसका बेटा था उसका हाथ धुलाने के बाद उसको एक मैले अंगोछे से लिपटी रोटी निकाल करके खाने के लिए दी, ठीक है। बेटा तुरंत ही कमाई से पुलकित हो रहा था, मुंह बनाकर कहा ऊ फिर रूखी रोटी। मतलब बेटा अभी अभी कमा करके आया था तो वो उससे बहुत ही खुश हो रहा था, तब उसने मुंह बना करके कहा कि फिर से यही सूखी रोटी। तो माँ ने पुचकार करके कहा, क्या कहती है कि नमक डाला हुआ है बेटा, मतलब मैंने इसमें नमक डाला है। बच्चे ने रोटी जमीन पर डाल दी और ऐंठ गया। क्या कहता है, सुबह भी रूखी रोटी रोज रोज रूखी। फिर क्या होता है देखिए, हाथ आंखों पर रख बच्चा मुंह फैलाकर रोना ही चाहता था कि माँ ने उसे गोद में खींच लिया और कहा, मेरा राजा बेटा सुबह जरूर दाल खिलाऊंगी, देख बाबू तेरे लिए रुपया दे गए हैं, शाबाश। देखिए क्या होता है कि अभी बच्चा जो था वो मुंह फुला करके रोने ही वाला था, तभी माँ ने क्या किया, उसे गोद में खींच लिया और कहा कि मेरा राजा बेटा सुबह जरूर तुझे दाल खिलाऊंगी, देख बाबू तेरे लिए रुपया दे गए हैं, शाबाश। सुबह मैं तुझे खूब सौदा बना दूंगी, फिर तू रोज दाल खाना, ठीक है। बेटा रीझ गया, उसने पूछा कि माँ तूने रोटी खा ली? तो खाली अंगीठे को तहाते हुए माँ ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, हाँ बेटा अब मुझे भूख नहीं है, तू खा ले, ठीक है। फिर क्या होता है देखिए, भूखी माँ का बेटा बचपने के कारण रूठा था, परंतु माँ की बात के बावजूद घर की हालत से परिचित था। उसने अनिच्छा से एक रोटी माँ की ओर बढ़ाकर कहा, एक रोटी तू खा ले। मतलब बेटा जो था वो क्यों रूठा था, बचपने के कारण रूठा था, लेकिन वह घर की हालत जानता था। उसने ऐसा दर्शाया कि मुझे भूख नहीं है और उसने क्या किया, एक रोटी माँ की तरफ बढ़ा करके कहा कि तू एक रोटी खा ले। माँ ने स्नेह से पुचकार करके कहा, क्या कहा, बेटा मैंने सुबह देर से खाई थी, मुझे अभी भूख नहीं, तू खा। तो दिलीप के लिए और देख सकना संभव न था, मतलब दिलीप ये सारी चीज़ें देख रहा था, तो अब उसके लिए ये सारी चीज़ें देखना संभव नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही दुख भरा दृश्य था। दांतों से ओठ दबा हुआ पीछे हट गया। मकान पर आकर बैठा ही था कि नौकर ने दो भद्र पुरुषों के नाम बताकर कहा, आए थे चले गए। खाना तैयार होने की सूचना दी। दिलीप ने उसकी ओर बिना देखे ही कहा, भूख नहीं है। उसी समय उसे लड़के की माँ का भूख नहीं कहना याद आ गया। देखिए क्या होता है कि दिलीप अभी पीछे हट जाता है, फिर वह घर पे आ जाता है। तो मकान पर आकर वह बैठा ही था कि तभी नौकर ने दो भद्र पुरुषों के नाम बताकर कहा। मतलब भद्र मतलब क्या होता है, एकदम बेकार, ठीक है। तो दो बेकार पुरुषों के नाम बता करके कहा कि आए थे और चले गए।
और फिर उसने खाना तैयार होने की सूचना दी। दिलीप ने उसकी ओर बिना देखे क्या कह दिया कि भूख नहीं है। तो उसी समय दिलीप को जो उस लड़के की माँ थी उसका कहना याद आया कि भूख नहीं है। वो भी कह रही थी ना अपने बेटे से कि मुझे भूख नहीं है, तो उसको वही याद आ रहा था। नौकर ने विनीत स्वर में पूछा, थोड़ा दूध ले आओ। फिर नौकर ने पूछा, क्या पूछा? कि थोड़ा दूध ले आओ। दिलीप को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से कहा, क्यों, भूख ना हो तो दूध पिया जाता है, दूध ऐसी फालतू चीज है। नौकर कुछ ना समझ विस्मित खड़ा रहा। दिलीप ने खींचकर कहा, जाओ। मिट्टी के तेल की ढिबरी के प्रकाश में देखा हुआ दृश्य उसकी आंखों के सामने से हटना नहीं चाहता था। मतलब जब उसने पूछा कि दूध ले आओ तो दिलीप को और गुस्सा आ गया। फिर उसने कहा कि क्यों, भूख ना हो तो दूध पिया जाता है, दूध ऐसी फालतू चीज है। तो नौकर कुछ समझ ना सका और वो विस्मित सा खड़ा रहा। दिलीप ने खींच करके कहा, मतलब दिलीप चिढ़ करके क्या कहता है कि जाओ। और उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था जो उसने मिट्टी के तेल की ढिबरी के प्रकाश में देखा था। छोटे भाई ने आकर कहा, क्या कहा? भाभी ने पत्र भेजा है, और लिफाफा दिलीप की ओर बढ़ा दिया। मतलब छोटा भाई आता है और फिर उसने क्या कहा कि भाभी ने पत्र भेजा है और लिफाफा दिलीप की ओर बढ़ा दिया। दिलीप ने पत्र खोला। पत्र की पहली लाइन में लिखा था, क्या लिखा था? मैं इस जीवन में दुख ही देखने के लिए पैदा हुई हूँ। क्या लिखा था? पहला लाइन क्या था कि मैं इस जीवन में दुख ही देखने के लिए पैदा हुई हूँ। दिलीप ने आगे न पढ़ पत्र फाड़कर फेंक दिया। मतलब दिलीप ने आगे नहीं पढ़ा और फिर उसने क्या किया, पत्र को फाड़ करके फेंक दिया। उसके माथे पर बल पड़ गए। झोपड़ी के दृश्य आंखों के सामने नाच उठे। उसके मुंह से निकला, काश तुम जानती दुख किसे कहते हैं। मतलब उसने क्या किया, बस एक ही लाइन पढ़ी और फिर उसने पत्र को फाड़ करके फेंक दिया। उसको बार बार वही दृश्य आ रहा था जो उसने उस लड़के के घर पे देखा था। ठीक है, और फिर उसके मुंह से निकला, क्या निकला कि काश तुम जानती दुख किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो कहानी है ये खत्म होती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे लेखक आपको क्या समझाना चाहते हैं कि आप समझते हो ना कि हमारा दुख सबसे बड़ा है, लेकिन असलियत में जब आप दूसरों के दुख को देखोगे ना तब आपको लगेगा कि इसके दुख के सामने मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। समझ में आया आपको? तो ये थी आज की कहानी और मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों।